हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू से ही बात करेंगे। केमिकल प्लांट यानी एपीआई या इंटरमीडिएट प्लांट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट बोले तो रिएक्टर ही मिलेगा। तो आप अगर कहीं इंटरव्यू को जा रहे हैं, आपको अगर रिएक्टर के ऊपर जानकारी नहीं है फिर तो मुश्किल है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्क तो कर लेते हैं, एक्सपीरियंस तो होता है, मगर उसको सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में ये पहला लेसन है, पहला सब्जेक्ट है। तो रिएक्टर एक्सटर्नल एक्सेसरी के ऊपर बात करेंगे। फिर और एक पार्ट में हम रिएक्टर इंटरनल एक्सेसरी हर चीज़ को हल्लो हल्लो कवर करते हुए जाएंगे। तो हम अगर पहले ये पूछा जाएगा आपको कि रिएक्टर कितना तरीका होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्टर, तो आप रिएक्टर 5 टाइप्स होता है बोल सकते हैं। जैसे कि एमएसआर मिडिल स्टील रिएक्टर, ये इफ्लुएंट वाटर एमई प्लांट में इफ्लुएंट वाटर पीएच करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उस जगह पे यूज किया जाता है। प्लांट में बहुत कम रेयर यूज किया जाता है, क्योंकि एमएसआर में हम प्रैक्टिकल फ्री करना मुश्किल हो जाता है, जो हमारे को इम्प्रूव के तौर पे प्रोडक्ट में आ जाता है। इसलिए प्लांट में बहुत कम यूज किया जाता है एमएसआर। उसके बाद एसएसआर होता है, जो सबसे ज़्यादा प्लांट में इंटरमीडिएट होने दीजिए या एपीआई होने दीजिए, सबसे ज़्यादा प्लांट में यूज होने वाला रिएक्टर एसएसआर होता है, जो स्टेनलेस स्टील रिएक्टर है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद प्लांट में जीएलआर यूज किया जाता है, जो ग्लास लाइन रिएक्टर बोला जाता है। जीएलआर पूरा अंदर का ग्लास कोटिंग होता है, बाहर से एमएस कोटिंग होता है, बीच में आपको जैकेट होता है। जैकेट उसको बोला जाता है जो रिएक्टर को लपटा हुआ कॉइल के जैसा पाइपलाइन रहता है, जिसमें हम यूटिलिटी को सर्कुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एमएसआर, एसएसआर, जीएलआर, ज़्यादातर पे यही 3 चीज़ को प्लांट में यूज किया जाता है। यही 3 रिएक्टर को ज़्यादातर पे प्लांट में या एमई में यूज किया जाता है। इसके बाद एक पीपी वैट होता है, जिसमें जैकेट नहीं होता है, हम यूटिलिटी उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कूलिंग हीटिंग के लिए उसमें कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। बस पीएच एडजस्टिंग या सॉल्यूशन प्रिपरेशन पर्पज से हम कुछ अगर डिजॉल्व करना है तो उसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके सिवा पायलट प्लांट या आरएनडी जैसे में एक एजीएलआर होता है, जिसको हम एडजस्टेड ग्लास लाइन रिएक्टर बोल के बोलते हैं। इसका भी जैकेट नहीं होता है, हम बाहर से कूलिंग या हीटिंग अप्लाई करते हैं दूसरे कुछ माध्यम से, इसको हम एजीएलआर बोलते हैं। इसको लेके पूरा 5 तरीका रिएक्टर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूजिंग प्लांट में हमारे को एसएस रिएक्टर का किया जाता है। तो एसएस रिएक्टर में हम एक्सटर्नल एक्सेसरी यानी बाहरी जो एक्सेसरी यानी उसका जो ऑर्गन जैसा होता है, यानी उसका जो अंग जैसा होता है, वो सबको देख लेंगे। पार्ट्स जो है बाहरी पार्ट्स, तो हम अगर नीचे से देखते हुए आएंगे तो हमारे को पहले बॉटम निपल मिलेगा, उसके बाद सेकेंडरी वॉल मिलेगा, उसके बाद व्यू ग्लास मिलेगा, उसके बाद डिस्टेंस फिश हो सकता है, नहीं तो बॉटम वॉल मिलेगा यानी प्राइमरी वॉल जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे को डिस्टेंस फिश और डिस्टेंस फिश रिएक्टर को कनेक्ट रहता है। कहीं कहीं बिना डिस्टेंस फिश में डायरेक्ट बॉटम वॉल भी रिएक्टर को कनेक्ट होता है। तो बॉटम वॉल भी मॉडल सब अलग अलग होता है। जैसे प्रेशर रिएक्टर के लिए हम अलग से बॉटम वॉल यूज करते हैं, और नॉर्मल रिएक्टर के लिए हम अलग से बॉटम वॉल यूज किया जाता है। इसके सिवा हम ऊपर आए तो हमारे को जैकेट मिलेगा अंदर, जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जेलर बताने का टाइम, कि एसएसआर जैसे हो गया अंदर का रिएक्टर है। रिएक्टर का पूरा नाम तो मैंने ये बोलना चाहूँगा पहले, रिएक्टर वोजल बोला जाता है। रिएक्टर का जो पूरा नाम है, इसको रिएक्टर वोजल बोला जाता है। तो रिएक्टर एक कोन आकृति होता है, उसके ऊपर जैकेट यानी एक पाइपलाइन का कॉइल जैसा लपटा हुआ रहता है, उसके ऊपर फिर एक कोटिंग दिया जाता है। ये कोन और बाहर कोटिंग बीच में जो होता है पाइप कॉइल यानी पाइप बाइंडिंग जैसा रहता है, चारों तरफ लपटा हुआ है, उसको हम जैकेट बोलते हैं। तो जैकेट हो गया। जैकेट से हम अगर फिर रिएक्टर जैसे स्लैब में लटका हुआ रहता है, हम ऊपर आएंगे तो ऊपर हमारे को सबसे बड़ा जो होल मिलेगा उसको मेन वॉल बोला जाता है, क्योंकि रिएक्टर का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार यही है
तो इसलिए इसको बड़ा सा होल है, इसको कोई कोई मेन होल बोल देते हैं, मगर इसको मेन वाल बोला जाता है। तो मैनुअल के ऊपर एक देखने के लिए ग्लास रहता है, कहीं कहीं मैनुअल के सिवाय रिएक्टर के बाजू में भी रहता है। तो हम पूरा रिएक्टर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, पहले पॉइंट को समझेंगे। तो मैनुअल एक पॉइंट हो गया। मैनुअल के ऊपर जो देखने के लिए ग्लास रहता है इसको फ्लो ग्लास बोला जाता है। यहाँ से हम अगर दाएं तरफ जाएंगे तो हमारे को हेडर मिलेगा। रिएक्टर के ऊपर जो हेडर होता है, ये हेडर 4-5 लाइन आके मिला हुआ रहता है एक लाइन पे, और वो रिएक्टर को कनेक्ट रहता है, जिसलिए उसको हेडर बोला जाता है। यानी ये कुछ लाइन का समूहों को रिएक्टर के साथ जोड़ देता है, इसलिए उसको हेडर बोला जाता है। जैसे हेडर के ऊपर हेडर पॉइंट में हेडर लगा हुआ रहता है, और हेडर के ऊपर हमारे को नाइट्रोजन लाइन मिलेगा, वैक्यूम लाइन मिलेगा, एक रिलीज वेंट मिलेगा। ये 3 तो कंपलसरी मिल जाएगा। इसके सिवा कभी कभार गेज भी वहीं पे ही लगा रहता है, एक प्रेशर गेज लगा रहता है, एक वैक्यूम गेज लगा रहता है। यानी हमारे को ये हेडर हो गया, हेडर में ये 5 चीज़ का कनेक्टिविटी हो गया। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे जाएंगे। मैनुअल पहला पॉइंट हो गया, दूसरी पॉइंट हेडर हो गया। हम अगर तीसरी पॉइंट पे जाएंगे तो फिर साइड में मेटल एडिशन फर्नल पॉइंट बोल के एक मिलेगा, जहाँ पे हम कुछ पाउडर या सॉलिड जैसा मटेरियल को एडर करने के लिए एसएस का फनल इस्तेमाल करते हैं। एसएस फनल फिक्स करके हम एडर करते हैं, कुछ भी चीज़ बीच में एडिशन किया जाता है। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो फिर वाल बंद रखेंगे, वहाँ पे आपको मेटल एडिशन पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट में आपको एडिशन वाल बड़ा सा लगा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर आप फर्नल फिक्स करके एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे को शॉकिंग वेंट मिलेगा, जो हम रिएक्टर को वैक्यूम में अप्लाई करके कोई भी लिक्विड नीचे से रिएक्टर को शॉक करने के लिए यूज करते हैं। तो शॉकिंग वेंट यानी शॉकिंग वेंट पॉइंट ये आपको मिलेगा। तो उसमें भी नीचे एक वाल होता है, शॉकिंग वेंट को नीचे भी एक वाल होता है, और रिएक्टर के ऊपर भी एक वाल होता है। उसके बाद हमारे को रिफ्लेक्स लाइन मिलेगा, रिफ्लेक्स पॉइंट में यू जैसा दिखने वाला एक रिफ्लेक्स लाइन आके जोड़ा हुआ होता है। उसके बाद हमारे को वेपर कॉलम मिलेगा। वेपर कॉलम का काम ये होता है, वेपर कॉलम इसलिए होता है, ये सबसे मोटा लाइन होता है, जैसे 6 इंच जैसा होता है। हाइट लगभग 8 फीट से 10 फीट 12 फीट तक रिएक्टर के हिसाब से हाइट लगाया जाता है, और वेपर लाइन हाइट के हिसाब से उसको कंडेंसर सेट किया जाता है। वेपर लाइन रिएक्टर का जो वेपराइज वस्तु को वेपर लाइन के माध्यम से कंडेंसर तक पहुंचा जाता है। और कंडेंसर भी बहुत तरीका होता है, कोन कंडेंसर होता है और बॉक्स कंडेंसर होता है। ये कंडेंसर भी बहुत मॉडल्स होता है। तो कंडेंसर वेपर लाइन जाके कंडेंसर को फिटिंग रहता है, फिक्स रहता है प्राइमरी कंडेंसर। उसके बाद प्राइमरी कंडेंसर को आरटी सर्कुलेशन रहता है यूटिलिटी के तौर पे। उसके नीचे हमारे को सेकेंडरी कंडेंसर आता है। ये सेकेंडरी कंडेंसर को लगभग ज़्यादा सेकेंडरी कंडेंसर को ब्रेन या चिल्ड कलेक्शन सर्कुलेशन कनेक्शन रहता है। नहीं तो आरटी पे भी कहीं अगर हमारे को हाई वॉल सॉल्वेंट है, हमारे को ज़रूरत के हिसाब से हम सेकेंडरी कंडेंसर को भी आरटी लगा के यूज कर सकते हैं। तो वेपर लाइन, प्राइमरी कंडेंसर, बाद में डिस्टेंस फिश, बाद में सेकेंडरी कंडेंसर। सेकेंडरी कंडेंसर के नीचे हमारे को डिस्टेंस फिश से जोड़ा हुआ एजोट्रोपिकल बॉक्स मिलेगा। तो ये हम बाद में समझेंगे एजोट्रोपिकल बॉक्स का काम क्या होता है और एक चैप्टर में। तो एजोट्रोपिकल बॉक्स मिलेगा। एजोट्रोपिकल बॉक्स से नीचे टी पॉइंट मिलेगा। टी पॉइंट से एक लाइन रिएक्टर को यू जैसा आके कनेक्ट होता है, जिसको हम रिफ्लेक्स लाइन बोलते हैं, और एक लाइन नीचे रिसीवर को कनेक्ट होता है, जिसको हम रिसीविंग लाइन बोलते हैं। तो डिस्टिलेशन लाइन भी कोई बोल देते हैं। ये हो गया एक्सटर्नल एक्सेसरी। और इसके सिवा और कुछ होता है, जैसे वेपर लाइन के बाद हमारे को लिक्विड एडिशन पॉइंट एक मिल जाएगा। लिक्विड एडिशन पॉइंट हमेशा राइट साइड में अगर हेडर है तो लिक्विड एडिशन पॉइंट लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है लिक्विड एडिशन पॉइंट गलती से अगर हेडर से कोई वैक्यूम अप्लाई कर दिया, एडिशन चल रहा है, तो फिर शॉकिंग मूवमेंट और लिक्विड एडिशन पॉइंट दोनों हेडर से दूर में रखा जाता है। क्योंकि कभी अगर वैक्यूम अप्लाई करके कोई गलती से वो वाल ओपन कर दिए तो फिर वैक्यूम में हमारे को सॉल्वेंट लॉस हो जाएगा। इसलिए हेडर का अपोजिट में हमारे को लिक्विड एडिशन पॉइंट होता है। लिक्विड एडिशन पॉइंट में हमारे को लिक्विड एडिशन लाइन होता है, वाल भी होता है। उसके बाद हमारे को मिलेगा थर्मोहल पॉइंट। थर्मोहल इसलिए है कि
सेंसर को सेफ्टी दे सके, इसलिए थर्मोपैक थर्मल पॉइंट में अंदर तक डाला जाता है, ब्लोअर लॉक के जैसा बिल्कुल रिएक्टर के नीचे तक पहुंचा जाता है। बिल्कुल एक पतला सा पाइप है जिसके नीचे हिस्से में डमी होता है, उसमें ऑयल डाला जाता है। ऑयल डाल के उसमें हम सेंसर डाल देते हैं। ये सेंसर रिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर को डिटेक्ट करके यानी सेंस करके DTI में भेज देता है। जो DTI है हमारे को डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर, ये हमारे को टेम्परेचर दर्शाता है यानी दिखाता है। तो थर्मोहल पॉइंट होता है, उसमें थर्मोपैक होता है, थर्मोपैक के अंदर सेंसर होता है। ये सेंसर टेम्परेचर को डिटेक्ट यानी सेंस करके DTI को भेज देता है, जो DTI के माध्यम से हमारे को रिएक्टर अंदर का टेम्परेचर पता चलता है। इसके सिवा विजुअल लैंप एक होता है जो रिएक्टर मॉडल के हिसाब से होता है, ज़्यादातर पे मैनुअल की ऑपोजिट साइड में वेपर लाइन के बाजू में ही होता है। जो विजुअल लैंप लगाया जाता है वहाँ पे विजुअल लैंप के माध्यम से लाइटिंग जो अंदर जा पाता है, हम मैनुअल की तरफ से अंदर का फ्लो जो है हम देख पाते हैं। तो ये हो गया लगभग 90% रिएक्टर में यही सब होता है। इसके सिवा हमारे को ज़रूरत के हिसाब से हम कुछ रिएक्टर अपना ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, तो उसके बारे में फिर कभी लास्ट में बात करेंगे। तो लगभग 90% रिएक्टर में ये सारे एक्सेसरी होता है। इसके सिवा हमारे को यूटिलिटी के लिए रिएक्टर जैकेट को इन हेडर और आउट हेडर होता है। इन हेडर को पूरे इनलेट कनेक्शन रहता है, आउट हेडर को पूरा आउटलेट कनेक्शन रहता है, जो हम यूटिलिटी में और एक चैप्टर में बात करेंगे पूरे यूटिलिटी के ऊपर। हम कूलिंग हीटिंग के लिए जो जो इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर और पूरे उसको और एक चैप्टर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको कुछ जानकारी और चाहिए या आपको कुछ बेहतर जानकारी है फिर आप कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं।